एक्ट में। तो सेक्शन 27 हमें कहता है कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एक छोटी सी सिंपल लाइन की ये बात करता है। 25 और 26, 25 हमने कंसिडरेशन के साथ देख लिया था, और 26 की अगर हम बात करते हैं, वहां सीधा सा कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड एक्सेप्ट माइनर, यानी कि माइनर को छोड़ करके अगर किसी शादी वगैरह को इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो वॉइड कहलाएंगे शादी को रोकने के लिए। और क्योंकि जो मैरिज माइनर है, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता, वो बाय लॉ एलिजिबल नहीं है, उस स्थिति में माइनर के संबंध में इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि उसकी शादी अभी नहीं करनी है। तो क्लियर यही लिखा हुआ है, एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड। अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 की। 27 जो कहता है एवरी एग्रीमेंट by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to the extent void। अब यह कह दिया कि अगर कोई आप एग्रीमेंट इस तरीके का करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर आप रेस्ट्रेन लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, किसी लॉफुल प्रोफेशन को करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी तरीके का और किसी भी एक्सटेंट तक, वो वॉइड होगी। इसी के साथ भी है इसका एक्सेप्शन, इसी में यहां जो दिया हुआ है, सेल ऑफ गुडविल की जब बात करते हैं, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन ए बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है जिसमें किसी गुडविल को सेल किया गया हो। गुडविल इन द सेंस ये है कि पता लगा जो हर्षित सर है, हर्षित सर की एक मिठाई की दुकान है यहाँ पे, इनके नाम पे, हर्षित जी के नाम से जो चल रही है यहाँ, और हर्षित जी के नाम से सभी आसपास के लोग हैं, ठीक ठाक जानते भी हैं, तो वो दुकान अपने नाम सहित अगर ये ऐसे के ऐसे किसी व्यक्ति को बेचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये इनके साथ एक एग्रीमेंट या टर्म्स रख सकता है कि भैया ठीक है आप मुझे दुकान तो बेच रहे हैं, लेकिन एक शर्त ये भी रहेगी कि आप अपनी दूसरी दुकान यहाँ नहीं खोलेंगे। पता लगा आपने दुकान तो मुझे बेच दी और मेरे सामने दुकान खोलकर बैठ गए अपनी इसी नाम से, तो मेरा आपकी जो दुकान है, आपका जो नाम है, उसे खरीदने का लाभ क्या होगा। तो ये कहता ना, वन who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from the carrying on a similar business within specified local limits so long as the buyer, जिससे कि क्या buyer को कुछ नुकसान हो, और any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein provided, लेकिन इसके साथ एक शर्त और है, सच लिमिट्स अपीयर टू द कोर्ट रीजनेबल। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है हर्षित सर आप इस मोहल्ले में नहीं खोलेंगे, इस शहर में नहीं खोलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे भारत में नहीं खोलेंगे। ये जो लिमिट्स है जो बनाई गई है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो ठीक है, कोर्ट को रीजनेबल अगर दिखता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अनरीजनेबल लिमिट है, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो उस स्थिति में वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, रिगार्ड बीइंग हेड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब इसमें जो मेन चीज क्या है, प्रिंसिपल की किस चीज पर बेस्ड करता है, the principle that it is in the larger interest of the society that everyone should have freedom to carry on any lawful trade और ऑक्यूपेशन। भैया हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी इच्छा का कोई व्यापार करे, कोई काम कर ले, तो इन सारी चीजों के लिए इस तरीके के एग्रीमेंट्स पर रोक लगाई दी गई जो कि जो सोशल इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियरी थे। इट इज, और ये प्रत्येक व्यक्ति का प्रिविलेज है, इट इज द प्रिविलेज ऑफ एवरी ट्रेडर इन ऑल मैटर्स नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ टू रेगुलेट हिज ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिप्शन। खुद की इच्छा के अनुसार भैया वो कोई भी काम कर सकता है। अब इसीलिए क्योंकि इन चीजों पर, इस तरीके की सभी चीजों को खत्म करने के लिए जो हमारा आर्टिकल 19(1)(g है वो ही कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। और फिर इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में और आगे जाएंगे तो 301 से लेके 307 तक जो प्रोविजन दी हुई। लेकिन अब जब हम इन एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये जो एग्रीमेंट है जो ट्रेड के किसी ऐसे रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे जो किसी ट्रेड पर लगाते हैं, तीन कैटेगरी के, तीन क्लासेस में फॉल होते हैं भैया, तीन चीजों में। एन एग्रीमेंट बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट,
अब मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया, जिससे क्या सर्वेंट को रोका गया, ठीक है भैया अब जो है ना तुम अपनी कोई दुकान यहाँ नहीं खोलोगे इस तरीके से। द लेटर कोवेनेंट्स नॉट टू सेट अप बिजनेस ऑन हिज ओन अकाउंट ऑन लीविंग। भैया जब नौकरी छोड़ दोगे तो तुम दूसरी अपनी कोई दुकान नहीं खोलोगे यहाँ, ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है वॉइड होगा। एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। अब बायर और सेलर की अगर आप बात करते हैं तो भैया सेलर पहले रेस्ट्रिक्शन लगा देता, ठीक है भैया सामान जब दूंगा कि तुम अपनी दुकान नहीं खोलोगे यहाँ, कभी पता लगा मेरे साथ ही कंपटीशन शुरू कर दो। एग्रीमेंट बिटवीन ट्रेडर्स जनरली वेयर बाई दे कॉन्ट्रैक्ट टू रेगुलेट देयर सप्लाईज और प्रोडक्शन और टू मेंटेन ए प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। इसमें भैया एक केस आप देखेंगे मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार का, कोई बताएगा किसी ने पढ़ा है? मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार। दूसरा केस जो आप देखेंगे क्रू एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ बंगाल कुश। हाँ कुछ बताओ क्या कह रहे हो? सर केस बता रहा था। हाँ बताओ कौन सा, मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार का जी जी। बताओ। सर इसमें सर दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सर सेम ही लोकेलिटी में राइवल शॉपकीपर्स होते हैं। बिल्कुल सही। तो सर उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि एक दूसरे से कहता है कि मैं आपको मनी दे दूंगा और आप यहाँ से अपनी दुकान ले जाना। तो बिल्कुल। सर उसने तो दुकान बंद कर दी, मगर पहले आदमी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो वो कोर्ट में बात लेके गया। तो सर ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में पाया गया, एग्रीमेंट तो ये वॉइड ठहरा दिया गया कोर्ट में। हाँ और इसमें जो जस्टिस थे, जस्टिस कॉच थे, जस्टिस कॉच ने एक शब्द उठाया था सेक्शन 28 से। सेक्शन 28 में वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्युटली, यानी कि एब्सोल्युटली की जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है किसी बिजनेस पर, तो इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शन है बिल्कुल और बिल्कुल ही वॉइड होगी। लेकिन जब हम सेक्शन 27 के परव्यू में जाते हैं तो वहां ये देखिए कि रेस्ट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, आइदर इट इज ए पार्शियल रेस्ट्रिक्शन और एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन। तो अगर पार्शियल रेस्ट्रिक्शन भी है तो भी वो वॉइड ही होगा एग्रीमेंट। दूसरा केस बताएगा कोई भैया, क्योर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ बंगाल का? देखना पड़ेगा ये आपको ही। सर अब ये कौन से ईयर का केस है? ये बेटा केस तो ये बहुत पुराना है, ये इंग्लिश केस है ये, क्योर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ बंगाल, 6 DLR कैलकाटा का है, 175 पीस पर। ठीक है सर मैं देख। अब इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करते हैं तो जो सेक्शन 27 है वो अपने वाइडर वाइडर सेंस में दिया हुआ है। अब जब एक्सेप्शन की आप बात करोगे, जो एक्सेप्शन है दो कैटेगरीज में फेल करते हैं, एक भैया जो उस पर स्टेचुरी रेस्ट्रिक्शन है, वो सॉरी एक्सेप्शन, और दूसरा है आपका जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन। जब आप स्टेचुरी एक्सेप्शन की बात करोगे, यानी कि जो आपके बाई स्टैट्यूट को एक्सेप्शन अगर दिया हुआ है, तो पहला जो एक्सेप्शन तो यही दे दिया सेल ऑफ गुडविल में, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आप उसे उठा करके ले आओगे। दूसरा आपको दिया देता है ये पार्टनरशिप एक्ट में ले जाकर के। जब पार्टनरशिप एक्ट में आप ले जाकर के देखोगे, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए जब सेल ऑफ गुडविल में व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल से आपका मतलब क्या है? तो गुडविल के लिए लॉर्ड एल्डन ने कहा है द गुडविल विच हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड customer will resort to old place. In case of sale of goodwill of a business, an agreement in restraint of trade is valid if the following condition are satisfied. अगर कुछ परिस्थितियां हैं अगर वो पूरी होती हैं तो वो वैलिड होगी। The seller can be restrained only from carrying on a similar business. यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है वो सिमिलियर वर्ड की, हम सिमिलियर बिजनेस की बात करते हैं। The restraint can apply only so long as the buyer is carrying on a similar business.
The restraint operate only with the specified local limit and such limit must appear to the court to be रीजनेबल। तो यहाँ पे भैया चार चीजें हम इससे निकाल करके चलते हैं जो लॉर्ड एल्डोन ने बताई है। अब इसके बाद जब आप पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन इसके पार्टनरशिप एक्ट में दिए हुए हैं। पार्टनरशिप एक्ट के 3 सेक्शन हैं जो आपके सेक्शन 27 के एक्सेप्शन में जाते हैं, सेक्शन 11, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 54। सेक्शन 11 पढ़ेगा भैया कोई पार्टनरशिप एक्ट का? और सेक्शन 11 का भी भैया स्पेशली है सबसेक्शन 2। सर, हाँ बेटा बोलो। restrain on continuing partner from carrying on any business other than the business of the firm. सही बात। अगर कोई इस तरीके की रेस्ट्रेन पार्टनरशिप एक्ट में लगाई है, रेस्ट्रेन ऑन कंटिन्यूइंग पार्टनर फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि पार्टनरशिप चालू है तो पार्टनरशिप जब आप कोई पार्टनरशिप आप करते हैं सेक्शन 11 में, तो 11 के सब सेक्शन 2 में तो अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर के ऊपर ये एक रेस्ट्रिक्शन ये रहेगी कि सेम टाइप का बिजनेस वो उस लोकेलिटी में या कहीं भी अपने नाम से नहीं करेगा। दूसरा भैया जो इसके एक्सेप्शन जो दिया हुआ है वो दिया है सेक्शन 36 के सबसेक्शन 2 में, जाके देखेंगे आप, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पे। सेक्शन 36 बात करेगा आउटगोइंग पार्टनर की। देखना बेटा क्या लिखा हुआ है वहां। Sir, restrain on an outgoing partner from carrying on similar business. विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। आप पता लगा देखो जब एक पार्टनर की आप बात करोगे, इनकमिंग पार्टनर जो पार्टनर जिसको एंटर किया गया पार्टनरशिप फर्म में, अब जो आउटगोइंग पार्टनर की आप बात करोगे, आउटगोइंग पार्टनर वो है जो या तो निकाल दिया गया है या उसने जो ना पार्टनरशिप से अपना हिस्सा अपना शेयर अलग कर लिया है, खुद ने वो पार्टनरशिप छोड़ दिए, तो अब उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन ये लगाई जाती है कि वो भैया इसी नाम से, इस फर्म के नाम से या अपने नाम से स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में ये दूसरी फर्म या इस तरीके का जो प्रोफेशन है एस्टेब्लिश नहीं करेगा। तो सेक्शन 36 enable them to restrain an outgoing partner from carrying on a similar business within the specified period or within specified local limit। अब एक एक्सेप्शन इसका भैया दिया हुआ है, सेक्शन 54 बताता है इसके बारे में, देखना क्या लिखा हुआ है वहां पर। A sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised अरे or भैया इसका नहीं पढ़ना है आपको, सेक्शन 54 जो है पार्टनरशिप एक्ट का पढ़ना है। कुछ पढ़ना भैया क्या लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 54 में। जी सर पढ़ रहा हूँ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पार्टनर्स में अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन of the firm make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits and notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सेक्शन 27 का एक्सेप्शन आपको ने दिया हुआ है ना यहाँ पे, वन हु सेल द गुडविल ऑफ बिजनेस में एग्री विद द बायर टू रेफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए सिमिलर बिजनेस, सेम बिजनेस की बात करते हैं विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जो रीजनेबल लिमिट्स है यही उठा करके आपको यहाँ हर सेक्शन में चिपका दी गई है। सेक्शन 54 भी यही कहता है क्या, इनेबल पार्टनर्स वाइल और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन, या तो उनका जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही हो या उसके डिसोल्यूशन की उन्हें संभावना है, उस स्थिति में द फर्म एग्री दैट सम और ऑल ऑफ देम शैल नॉट कैरी ऑन ए बिजनेस सिमिलर टू that carry on by the firm within a specified or within a specified local limit. It is necessary for the validity of a restraint under 36 और 54। अब इसी के साथ एक सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 55 पढ़ना भैया।
सर पढ़ूं? पढ़ दो। Any partner may, upon the sale of the goodwill of a firm, make an हम्म, agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, and notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act, such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable. क्लियर है भैया? तो दो, अगर आप स्टेचुरी एक्सेप्शन की बात करते हो, या तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताता है जहां आप सेल ऑफ गुडविल की बात करते हैं, दूसरा आपको पार्टनरशिप एक्ट बताता है, पार्टनरशिप एक्ट की ये भैया चारों सेक्शन आपको ध्यान रखने, सेक्शन 11, सेक्शन 36, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55। दूसरी चीज आप बात करते हो, अच्छा इसमें भैया एक केस है हुक्मीचंद वर्सेस जयपुर आइस एंड ऑयल मिल्स का है, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1980 का है, कोई बताएगा? सर केस का नाम रिपीट कर दीजिए एक बार। हुक्मी चंद वर्सेस जयपुर आइस एंड ऑयल मिल्स है। कोई बताएगा इसमें? आपको ये ब्रेक हो गया था बीच में कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन ये लगाएगी, एक एग्रीमेंट किया गया कि जो एडजॉइनिंग जिस फैक्ट्री में वो पार्टनर था, यानी कि वहां से रिटायर होने के बाद उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज की गई, जस्ट फैक्ट्री के बराबर में वो अपनी कोई इसी नाम से इसी काम की सिमिलर बिजनेस की दूसरी फैक्ट्री नहीं खोलेगा, और साथ ही जो सराउंडिंग्स है वहां भी इस तरीके का कोई काम वो नहीं करेगा। तो इस तरीके की जो रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर वो वैलिड रेस्ट्रिक्शन में मानी गई थी। अब दूसरा भैया, जब जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आप निकाल करके लेके आते हैं एक्सेप्शन, तीन चीजों की हम वहां बात करते हैं, ट्रेड कॉम्बिनेशन, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ट्रेड कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि भैया अधिकतर जो ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, इनकी एक यूनियन बनाई हुई होती है। अच्छा, कंपटीशन एक्ट के बारे में जानता है कोई? कुछ जी सर। कंपटीशन एक्ट के बारे में पता है कुछ? सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और कंपटीशन वो रोकने के लिए है। ठीक है। अब देखो भैया, जब यहाँ ट्रेड कॉम्बिनेशन की आप बात करते हो तो ट्रेड कॉम्बिनेशन की स्थिति क्या है? आपने देखा होगा कि भैया जो यूनियंस है एक दिन तय कर लेती है कि संडे को सारा बाजार बंद रहेगा, सभी के ऊपर प्रभावी है ये, जो मार्केट के अंदर जितनी भी दुकान है, होती है नहीं होती है? ये डिसीजन किसका है? यूनियन तय करती है कि किस दिन रहेगा, कोई चाहे तो नहीं खोल सकता। दूसरी चीज और है कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं किसी, तो उसके ऊपर इनका एक क्लियर चीज है जो कंपटीशन एक्ट में जाकर देखते हैं कि भैया एक जो पर्टिकुलर प्राइस है, उस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे आप सेल, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसे सेल नहीं करेंगे अपनी सेल लिमिट्स को बढ़ाने के लिए। अब इसी तरीके से जो एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट है, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट जो है, जो एग्रीमेंट टू सेल की हम बात करते हैं, पता लगा जो हमारे कुछ है कुछ को हमने यहाँ पे अपने यहाँ मैंने हायर किया और कहा कि भैया ये जितने भी गेहूं की बोरी है ये 3 दिन में बिक जानी चाहिए, अगर इस तरीके का एग्रीमेंट भी इनके साथ करता हूँ क्या, तो ये जो ना एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट में है और ये वैलिड होंगे। और क्योंकि ये जो परिस्थितियां है, इस तरीके के काम क्या है, अगर आपको देखा जाए तो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है कुछ चीजों में, लेकिन इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन या इस तरीके की जो एग्रीमेंट है वो वैलिड लगाए गए। ठीक है भैया, अगर ये 1000 बोरी बिकेंगी तभी मैं आपको पेमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा, नहीं दूंगा, जो एक्सक्लूसिव डील। और तीसरी आप ये करते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज की, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में आप देखते हैं तो आपने देखा होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 में, खैर अभी तो वो आगे आएगा। तो आप पढ़ करके आए थे कहाँ, इंजंक्शन की जब हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ प्रभावी नहीं होगा, तो वहां आपने देखा होगा कि अगर किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए तो उसमें जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉजिटिव एफर्मेशन है और दूसरा नेगेटिव एफर्मेशन है। अगर किसी स्थिति में जब
पॉजिटिव एफर्मेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन को आप परफॉर्म नहीं करा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एफर्मेशन को आप क्या है परफॉर्म कराया जा सकता है। तो उसी चीज को जो नेगेटिव स्टिपुलेशन है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगेटिव स्टिपुलेशन दी हुई है वो क्या है कि पता लगा मैंने आपको अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रखा या आपने मेरे को अपने पास एम्प्लॉयमेंट में रखा, एम्प्लॉयमेंट में रखा, ठीक है भैया, और एक कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि मैं 5 साल तक आपके पास काम करूंगा, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल 5 साल का बॉन्ड ले लिया, और जब तक इन 5 साल तक मैं किसी दूसरी जगह भी काम नहीं करूंगा। अब जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में देख रहे थे कि मैंने आपके यहाँ से 2 साल के बाद ही छोड़ दिया, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप इस बात को तो नहीं करा सकते कि मैं 5 साल आपके पास काम करूं। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन और पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी व्यक्ति की पर्सनल स्किल पर डिपेंड करते हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। जब आपने सेक्शन 14 में जाकर देखा था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। लेकिन जब नेगेटिव स्टिपुलेशन की आप बात करते हैं तो नेगेटिव स्टिपुलेशन क्या है कि मैं 5 साल कहीं दूसरी जगह काम नहीं करूंगा। तो इस तरीके की जो एग्रीमेंट है, जो टर्म्स है वो वैलिड टर्म्स है और उनको लगाया जा सकता है। भैया यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसके बाद सेक्शन 28 की आप बात करते हैं। सेक्शन 28 कहता है सीधे सीधे से एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड एवरी एग्रीमेंट, प्रत्येक एग्रीमेंट जो किन चीजों की बात करता है, बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड, जिसके द्वारा किसी पार्टी को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आइदर एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर और इन रेस्पेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals or which limits time within which he may thus enforce his right। अब ये पूछने क्या है, मेरे साथ मारपीट की, मैंने कहा ठीक है भैया, मैं जब था जो एफआईआर लिखाने के लिए गया, एफआईआर लिखाने से पहले रास्ते में कुछ ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है भैया आप एग्रीमेंट मत लिखाओ और मैं आपको जो है 50,000 रुपये देता हूँ दूंगा। मैंने कहा ठीक है 50,000 रुपये दो, मैं नहीं लिखाने का। इस बात के दोनों के बीच में तय हो गया और अगले दिन हमने इनसे कुछ से 50,000 रुपये मांगे। कुछ ने कहा सर कौन से 50,000 रुपये, मैं तो भूल गया या मैं नहीं देता। हमने कोर्ट में सूट फाइल किया कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी और जिस मारपीट के एवज में एक कॉन्ट्रैक्ट ये होता कि मैं इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराऊंगा और ये मुझे 50,000 रुपये देंगे। कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया इस तरीके के जो एग्रीमेंट है जो किसी लीगल प्रोसीडिंग के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो वॉइड होंगे सेक्शन 28 की परव्यू में, और इस तरीके के क्या एनफोर्सेबल नहीं है। तो यानी कि हम इनसे वो 50,000 रुपये क्लेम नहीं कर सकते जो सेक्शन 28 कहता है। एवरी एग्रीमेंट by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right। दूसरी हम बात करते हैं which extinguish the right of any party thereto, यानी कि extinguish से मतलब क्या, उसको कम करता हो, curtail करता हो, right of any party thereto or discharge any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his right। सेक्शन 28 का भी केवल अधिकतर क्वेश्चन यही बनेगा कि आप जो प्री में पूछते हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, वॉइड एब इनिशियो, और या ये पूछ लेंगे कि भैया किस सेक्शन में दिया हुआ है, 28, 27, 26 एंड 30 कुछ भी बना करके इस चीज का बस कंटेंट से आपको ये जरूर याद रखना है। सेक्शन 29 आप देख लीजिएगा। सेक्शन 29 आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जिनकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो एग्रीमेंट वेयर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट सर्टेन, वो क्या है, वॉइड होंगे। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन और वॉइड। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, अब भैया कौन सा वाला ऑयल है यही नहीं मालूम है। देयर इज नथिंग वट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। A agreed to sell to be 100 ton of oil of a specified description known as an article of commerce। There is no uncertainty। अगर वो बता दिया गया कि भैया मस्टर्ड ऑयल चाहिए तो ठीक है उसको दे दिया जाएगा। तो uncertainty here to the make agreement void, तो यहाँ जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है।